गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक कौन सा चल रहा था हमारा? वर्धन वंश तो कंप्लीट हो गया था पहले ही। तोमर वंश चल रहा था ना? वेरी गुड। अब कोई शोर नहीं करेगा। कौन सा वंश चल रहा था बेटा हमारा? तोमर वंश। कई बार है ना सीक्वेंस में लगाना आ जाता है। पहले था वर्धन वंश, शोर मत करो। वर्धन वंश के बाद कौन सा वंश आया था? गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तोमर वंश। इसके बाद आएगा चौहान वंश। फिर आएगी आपकी दिल्ली सल्तनत। ठीक है, कई बार है ना सीक्वेंस में लगाने आ जाते हैं कि कौन सा वंश है कब आया। सबसे पहले आया था वर्धन वंश। वर्धन वंश के बाद आया था गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश के बाद आया था तोमर वंश। तोमर वंश के बाद आया था चौहान वंश। और चौहान वंश के बाद क्या आई थी? दिल्ली सल्तनत आई थी। और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश आया था। कौन सा वंश आया था? मुगल वंश आया था। और मुगल वंश के बाद अंग्रेज आए थे और अंग्रेजों के बाद भारत आजाद हुआ था। तो ये सीक्वेंस लगाना भी आ सकता है। वर्धन वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश, तोमर वंश, चौहान वंश और दिल्ली सल्तनत। वर्धन वंश पढ़ लिया था। गुज्जर प्रतिहार का पहला हरियाणा में प्रतापी राजा नागभट्ट सेकंड था। उसने धर्मपाल को हराया था। और इस वंश का एक राजा होता था राजा मिहिर भोज। शासनकाल पूछे तो 836 से लेकर 885 ईस्वी तक। 882 में कौन सा अभिलेख मिला था? पेहवा अभिलेख। और पेहवा अभिलेख हमें बताता है कि राजा मिहिर भोज के टाइम में पेहवा में किसका व्यापार होता था? घोड़ों का व्यापार होता था। घोड़े वर्तमान में कहां पर ज्यादा है? गुरुग्राम में। कुत्ते भी ज्यादा कहां पर है? गुरुग्राम में ज्यादा है। याद रह जाएगा ना? ठीक है। फिर इस वंश का एक राजधानी कन्नौज होती थी। और राजा मिहिर भोज का बेटा कौन होता था? महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के टाइम में भी 905 में एक पेहवा अभिलेख मिला है जिसमें मंदिर निर्माण के बारे में हमें जानकारी मिलती है। याद रह जाएगा ना? और इसके वंश बाद में कौन सा वंश आया था? तोमर वंश। तोमर वंश के संस्थापक थे अनंगपाल तोमर होते थे। और उसे जाउल के नाम से भी जाना जाता था। उसी ने क्या बसाई थी? दिल्ली। दिल्ली को पुराने टाइम में दिल्ली कहा जाता था। और इस वंश में सूरजकुंड झील का निर्माण हुआ जो अनंगपाल सेकंड ने या अनंगपाल तोमर ने या सूरजपाल ने सूरजकुंड झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। कहां पर रहेगी? फरीदाबाद में रहेगी। ठीक है। कौन सा मेला लगता है? सूरजकुंड इंटरनेशनल मेला लगता है। इंटरनेशनल मेला कब से लग रहा है? 2013 से। पहली बार सूरजकुंड का मेला कब लगा? 1987। आगे जो फरवरी में अभी सूरजकुंड का मेला है ना, इसमें इस बार 2 थीम स्टेट होंगे। कितने थीम स्टेट होंगे? 2 थीम स्टेट होंगे, 6 राज्य होंगे। ठीक है। वो सूरजकुंड का मेला फरवरी में लगेगा, अभी टाइम है, तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन 2024 में थीम स्टेट था जो हमारा गुजरात। थीम कंट्री कौन सी थी? तंजानिया। कौन सी थी? तंजानिया। याद रह जाएगा ना? ठीक है। अब जैसे मैंने तोमर वंश पढ़ा रहा था ना, तोमर वंश के पतन के कारण बताए थे बेटा। किसके आक्रमण थे? महमूद गजनवी व उसके उत्तराधिकारियों के आक्रमण है ना, तोमर वंश के क्या बने थे? पतन के कारण बने। हमने बेटा महमूद गजनवी तक पढ़ लिया था। मैंने बताया था ना महमूद की मृत्यु कब हो गई थी? 1030 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई थी? महमूद गजनवी की क्या हो गई? मृत्यु। इसके आक्रमण हरियाणा में पहला आक्रमण 1009 में था।
लेकिन बिना लड़े चला गया। दूसरा आक्रमण 1014 में कहां पर था? थानेसर में था। तो महमूद गजनवी के हरियाणा या भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य पूछे ना तो मूर्तियों को तोड़ना और धन को लूटना था। ठीक है, और इसका उद्देश्य इस्लाम का प्रचार प्रसार करना नहीं था। जो मोहम्मद गोरी आएगा ना बेटा, उसका उद्देश्य होगा इस्लाम का प्रचार प्रसार करने का। इसका उद्देश्य केवल क्या होता था? धन को लूटना होता था और मूर्तियों को तोड़ना होता था। ठीक है, इसे इतिहास में मूर्ति भंजक के उपनाम से किसे जाना जाता है? महमूद गजनवी को किस नाम से जाना जाता है? मूर्ति भंजक के उपनाम से जाना जाता है। याद रह जाएगा ना, किस नाम से जाना जाता है? मूर्ति भंजक के उपनाम से जाना जाता है। अब महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद 1037 में किसने आक्रमण किया? मसूद ने। लिख लो, इसने आंसी और सोनीपत दोनों पर आक्रमण किया। आंसी और सोनीपत दोनों पर आक्रमण किया था। लिख लो, आंसी और सोनीपत दोनों पर आक्रमण किया था। लिख लो, महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद, महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद हरियाणा पर आक्रमण किसने किया था? तो किसने किया बेटा? मसूद ने किया। और ये महमूद गजनवी का क्या होता था? बेटा होता था। लिख लो, महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद हरियाणा पर आक्रमण किसने किया था? मसूद ने किया था। इसने आंसी और सोनीपत को जीतने का काम किया। और इसने ना राजधानी किसको बनाया था? अपनी आंसी को बनाया था। ठीक है, राजधानी किसको बनाया था बेटा? आंसी को बनाया था। और आंसी में HSC पूछती है कौन सा किला है? आसीरगढ़ का किला। ठीक है, और इसी को तलवारों का, वेरी गुड, कौन, ये पूछा गया था कौन सा किला कहा जाता है? तलवारों का किला कहा जाता है। इसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इस किले को किसका किला कहा जाता है? तलवारों का किला कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। और पृथ्वीराज चौहान का आंसी में एक दोस्त भी था, गोविंद राय। ठीक है, कौन था बेटा? गोविंद राय था। इसने ना तराइन के दोनों युद्धों में क्या लिया था? हिस्सा लिया था। ये जो गोविंद राय ने ना तराइन के दोनों युद्ध, पहला युद्ध 1191 में हुआ और दूसरा 1192। इन दोनों युद्धों में किसने हिस्सा लिया था? गोविंद राय ने हिस्सा लिया था। और कहते हैं आंसी के चारों ओर ना तोमर वंश के शासकों ने क्या चिनवाई थी? दीवारें। ये क्वेश्चन आया था। तोमर वंश के ये आ चुका है। शासकों ने आंसी के चारों ओर क्या चिनवाई थी बेटा? दीवारें चिनवा दी थी। तो यानी पुराने टाइम में ना अगर हरियाणा में ना हिसार से भी ज्यादा किसका महत्व होता था? आंसी का। पेपर में आ चुका है किस वंश के शासकों ने इसके चारों ओर, आंसी के चारों ओर दीवारें चिनवाने का काम किया था? तोमर वंश के शासकों ने। लिख लो, किस वंश के शासकों ने आंसी के चारों ओर दीवार चिनवाने का काम किया था? तो कौन से वंश के शासकों ने किया था बेटा? तोमर वंश के शासकों ने किया। और तोमर वंश के इतिहास की जानकारी कौन सी पुस्तक देती है? वेरी गुड, यश तिलक चंपू हमें किस वंश के इतिहास के बारे में जानकारी देती है? तोमर वंश के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। तोमर वंश के इतिहास के बारे में जानकारी कौन सी पुस्तक देती है बेटा? यश तिलक चंपू हमें तोमर वंश के इतिहास के बारे में क्या देती है? जानकारी देती है। ठीक है, तो इसने ना जो मसूद ने आक्रमण किया, कब किया? 1037 में। किसको जीता बेटा? आंसी को भी जीता और सोनीपत को जीता। राजधानी किसको बनाया? आंसी को। तो पृथ्वीराज चौहान के बाद पहला आक्रमण हरियाणा पर किसका था? मसूद का था। याद रह जाएगा ना। और जब ये आक्रमण हुआ ना तो इस टाइम जो तोमर वंश का शासक था ना उसका नाम था कुमार पाल देव। ठीक है, इस युद्ध में किसकी हार हुई थी? कुमार पाल
देव की हार हुई थी। लिख लो, इस 1037 में जो युद्ध हुआ था ना, इस युद्ध में किसकी हार हुई थी? कुमारपाल देव की हार हुई थी। इस युद्ध में किसकी हार हुई थी बेटा? कुमारपाल देव की क्या हुई थी? हार हुई थी। इस युद्ध में किसकी हार हुई थी? कुमारपाल देव की इस युद्ध में क्या हो गई थी? हार हो गई थी। किसकी हार हुई थी इस युद्ध में? कुमारपाल देव की क्या हुई थी? इस युद्ध में हार हुई थी। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड, ठीक है। अब बात आती है 1043 में। लिख लो, मसूद के बेटे मादूद ने आक्रमण किया। मसूद के बेटे किसने आक्रमण किया? तो मादूद महमूद गजनवी का क्या होता था बेटा? पोता होता था ना। अगर मसूद का बेटा है तो मसूद किसका बेटा था? महमूद गजनवी का। तो मादूद क्या होता था? महमूद गजनवी का पोता होता था। और इस टाइम भी हरियाणा में कौन सा वंश था बेटा? तोमर वंश था। और राजा वही था जिसका नाम क्या था? कुमारपाल देव। इस बार कुमारपाल देव ने ना, ठीक है, क्योंकि बेटा तोमर वंश के हमेशा किसके साथ संघर्ष चलते थे? चौहान वंश के साथ संघर्ष चलते थे। इस बार कुमारपाल देव को जैसे ही पता चला ना कि मादूद ने हरियाणा के आंसी पर आक्रमण किया है, तो ये तोमर वंश जो कुमारपाल देव है ना, ये किस वंश के राजाओं के पास गया? चौहान वंश के राजाओं के पास गया। बोला ठीक है, आप हम पर आक्रमण करते हो, हम आप पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, सत्ता में या तो आप रहोगे या हम रहेंगे, लेकिन अगर इस बार आपने हमारा साथ नहीं दिया ना, तो सत्ता में कोई तीसरा आ जाएगा, ना आप रहोगे ना हम रहेंगे। ठीक है, तो इन्होंने केस जैसे तैसे करके किसको कन्विंस कर लिया? चौहानों को कन्विंस कर लिया। कहते हैं, कुमारपाल देव कहता है कि मसूद तो हमें हराकर चला गया, ठीक है, और अब कौन आया है? मादूद आया है। अगर इसने हमें आज हराया है, आज हमारी सर्विस हुई है, तो कल तुम्हारी भी सर्विस होगी। ठीक है, बोला चौहानों को, बोला कल तुम्हारी भी सर्विस होने वाली है, राउंड दी कॉर्नर है, हम तो हार गए, कल आप भी हारोगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? एक हो गए। और बोला इस बार आने दो मादूद को। तो मादूद को चौहान और तोमरों ने क्या कर दिया बेटा? हरा दिया। क्या किया? हरा दिया। तो ये पहला राजा था मादूद, जिसकी ना मतलब महमूद गजनवी के वंश का एकमात्र ऐसा राजा था जिसकी हरियाणा में क्या हुई थी? हार हुई थी। लिख लो, महमूद गजनवी के वंश का एकमात्र ऐसा राजा था जिसकी हरियाणा में क्या हुई थी? हार हुई थी। लिख लो, कुमारपाल देव और चौहानों ने मिलकर किसको हरा दिया था? मादूद को हरा दिया था। कुमारपाल देव और चौहानों ने मिलकर, या ये कहूं तोमर और चौहान वंश ने मिलकर किसको हरा दिया था बेटा? मादूद को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? मादूद को हरा दिया। याद रह जाएगा ना? तोमर और चौहानों ने मिलकर किसको हरा दिया? मादूद को। अब कहते हैं इस वंश का एक राजा आया, इसका टेन्योर पता नहीं चल पा रहा, लेकिन इब्राहिम ने भी हरियाणा को जीता था। लिख लो, इस वंश के एक राजा इब्राहिम ने भी हरियाणा को जीता था। ठीक है, लिख लो, इस वंश के एक राजा इब्राहिम का नाम आता है। इब्राहिम ने भी किसको जीता था? हरियाणा को जीता था। लिख लो, इस वंश के एक राजा इब्राहिम ने भी हरियाणा को जीतने का क्या किया था? काम किया था। इस वंश के एक राजा इब्राहिम ने भी हरियाणा को जीता था। देखो, सबसे पहले हरियाणा पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने 1009, फिर कब किया? 1014, फिर मसूद ने कब किया? 1037, मादूद ने कब किया? 1043। फिर इस वंश का एक राजा कौन जीता हरियाणा में? इब्राहिम ने भी हरियाणा को जीतने का काम किया। तो महमूद गजनवी और उसके उत्तराधिकारियों के इतने ही आक्रमण कहां पर हुए? हरियाणा पर हुए। अब इनके आक्रमणों से फायदा क्या हुआ बेटा? कि जो तोमर वंश है ना, वो क्या हो गया? कमजोर हो गया। इनके आक्रमणों से क्या हुआ? कि तोमर वंश क्या हो गया? कमजोर हो गया। इसका फायदा कौन उठाएंगे बेटा? चौहान उठाएंगे। कहते हैं एक राजा हुआ था चौहानों का, टाइम था 1139 ईस्वी, नाम था अर्णोराज। क्या नाम था इसका? अर्णोराज।
अर्णोराज ने तोमरों को हराया था। लिख लो, तोमरों को, ये आ चुका है, डबल अंडरलाइन कर लेना। चौहान वंश के किस राजा ने तोमरों को हराने का काम किया था? अर्णोराज। ये डेट भी पूछी गई थी, 1139। लिख लो, चौहान वंश के किस प्रतापी राजा ने, चौहान वंश के किस प्रतापी राजा ने तोमरों को हराने का काम किया? तो नाम क्या रहेगा बेटा? अर्णोराज रहेगा। लिख लो, चौहान वंश के किस प्रतापी राजा ने, चौहान वंश के किस प्रतापी राजा ने किसको हराया था? तोमरों को हराने का काम किया। नाम क्या हो जाएगा बेटा उस प्रतापी राजा का? अर्णोराज हो जाएगा। याद रह जाएगा ना। अर्णोराज ने किसको हराने का काम किया? तोमरों को हराने का काम किया। कब की बात थी? 1139 की ये बात थी। इसने किसको हराने का काम किया था? तोमरों को हराने का काम किया। कब की बात थी? 1139 की बात थी। इसने किसको हराया था? तोमरों को हराने का। लेकिन पूर्ण रूप से तोमरों को हराने का काम, लिख लो, पूर्ण रूप से विगरराज फोर्थ ने किया था। किसने किया था? विगरराज फोर्थ ने किया था 1156 में। लिख लो, पूर्ण रूप से तोमरों को हराने का काम चौहान वंश के किस राजा ने किया था? विगरराज ने किया था। पूर्ण रूप से तोमरों को हराने का काम किसने किया था बेटा? विगरराज ने किया था। पूर्ण रूप से तोमरों को हराने का काम किस राजा ने किया? तब आपका राजा का नाम क्या रहेगा? विगरराज फोर्थ है बेटा। ये विगरराज क्या है? फोर्थ है। और विगरराज फोर्थ है ना, इसकी भी जानकारी हमें है ना टोपरा अभिलेख में मिलती है। और टोपरा अभिलेख वही है बेटा जो हमें किस गांव से मिला? यमुना नगर से मिला। और यमुना नगर ना आए तो हमें क्या करना पड़ेगा? अंबाला, क्योंकि यमुना नगर पहले किसका पार्ट होता था? अंबाला का पार्ट होता था। ये वही अभिलेख है जिसे 1353 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले गया था? फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले गया बेटा? दिल्ली ले गया था। फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले गया था? दिल्ली ले गया। लिख लो, टोपरा अभिलेख को 1353 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले गया था? दिल्ली ले गया था। टोपरा अभिलेख को 1353 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले गया था? दिल्ली ले गया था। टोपरा अभिलेख को 1353 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले गया था बेटा? दिल्ली ले गया था। किस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था? टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले गया था? दिल्ली। ले जाने का काम किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किस अभिलेख को? टोपरा अभिलेख है ना, ये वैसे तो था सम्राट अशोक से संबंधित। किससे संबंधित था बेटा? सम्राट अशोक से संबंधित था। लेकिन इस अभिलेख में ना हमें किस राजा का वर्णन मिलता है? चौहान वंश के विगरराज फोर्थ के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि वो पूछेगा टोपरा अभिलेख किस से संबंधित है? ऑप्शन में सम्राट अशोक होगा और बच्चे उससे आगे नहीं जाएंगे। अगर सम्राट अशोक, विगरराज फोर्थ, उपर्युक्त दोनों, तब आपको जाना है उपर्युक्त दोनों के बारे में टोपरा अभिलेख हमें जानकारी देते हैं। टोपरा अभिलेख कहता है, इसको जब पढ़ोगे ना, कि विगरराज फोर्थ ने ना एक जाति होती थी मलेच्छ, मलेच्छों को हराया था। लिख लो, टोपरा अभिलेख हमें जानकारी देता है कि विगरराज फोर्थ ने किसको हराया था? मलेच्छों को हराया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट में डालकर लिख लो, टोपरा अभिलेख हमें जानकारी देता है कि विगरराज फोर्थ ने किसको हराने का काम किया था? मलेच्छों को हराने का काम किया था। टोपरा अभिलेख हमें जानकारी देता है कि विगरराज फोर्थ ने किसको हराया था बेटा? मलेच्छों को हराने का काम किया। किसने मलेच्छों को हराया था? विगरराज फोर्थ। तो यहां से 1156 में कौन सा वंश समाप्त हो गया बेटा? तोमर वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। 1156 में कौन सा वंश समाप्त हो गया?
तोमर वंश समाप्त हो गया। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि तोमर वंश ने ना वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे चौहानों के साथ। तभी तो है ना पृथ्वीराज जो चौहान के जो नाना थे ना वो किस वंश से थे, तोमर वंश से थे। तो इन्होंने चौहानों के साथ कौन से संबंध स्थापित कर लिए, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। याद रह जाएगा ना, ठीक है। अब यहां से शुरू होगा बेटा कौन सा वंश है, चौहान वंश। कौन सा वंश शुरू होगा यहां से, चौहान वंश शुरू होगा। कौन सा वंश शुरू होगा, वैसे तो है ना चौहान वंश है ना आप पढ़ोगे लगभग 1156 में पूर्ण रूप से और 1192 तक रहा। लेकिन हमें है ना चौहान वंश का एक ही राजा पढ़ना है, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान है ना ये इसका जन्म हुआ 1166 ईस्वी में। और पृथ्वीराज चौहान है ना तराइन के दूसरे युद्ध में मारे जाते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान है ना इनका जन्म कब हुआ बेटा, 1166 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कब हुई, 1192 में। लिख लो, पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था, 1166 ईस्वी में हुआ। और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कब हुई थी, तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में मृत्यु हुई। देखो चौहान का कितना कम शासनकाल है, जीवन काल देखो केवल 26 साल का था पृथ्वीराज चौहान। और आज भी भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना तो भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा कौन होता था, पृथ्वीराज चौहान। तो कहने का मतलब है बेटा उम्र है ना जरूरी नहीं है कि उम्र लंबी हो, ठीक है। उम्र में ना मतलब इंसान को ऐसे काम करने चाहिए कि लोग उसके जाने के बाद भी याद करे। आज भगत सिंह को हम क्यों याद करते हैं, ठीक है। भगत सिंह की भी तो ज्यादा उम्र नहीं थी ना, ठीक है। भगत सिंह की भी ज्यादा उम्र नहीं थी, स्वामी विवेकानंद की भी ज्यादा उम्र नहीं थी। लेकिन आज भी हम है ना उनको क्या करते हैं, याद करते हैं। तो कहने का मतलब है पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ, 1166। इनके पिता का नाम बताएगा कोई, अकबर के पिता का नाम सबको पता है। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। पिता का नाम क्या होता था बेटा, सोमेश्वर, सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या होता था, सोमेश्वर चौहान। माता का नाम कपूरा देवी, इनकी क्या होती थी, मां होती थी। और इनका एक भाई होता था हरि राज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के लिख लो, पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, मां का नाम कपूरा देवी और भाई का नाम हरिराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या होता था, सोमेश्वर चौहान होता था। मां का नाम कपूरा देवी होता था। और इनका एक भाई था जिसका नाम क्या था, हरिराज चौहान होता था। भाई का नाम क्या होता था बेटा, हरिराज चौहान। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान का जन्म है ना गुजरात में हुआ था। कहां पर हुआ था बेटा, इनका जन्म कहां पर हुआ था, गुजरात में हुआ था। लिख लो, पृथ्वीराज चौहान का जन्म कहां पर हुआ था, गुजरात में। किसका जन्म हुआ था, पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या होता था, सोमेश्वर चौहान होता था। मां का नाम कपूरा देवी होता था, ठीक है। और भाई का नाम हरिराज चौहान होता था। जन्म कहां पर हुआ था, गुजरात में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। और बाद में ना गुजरात से ये अजमेर चले गए थे। तो इसीलिए कहते हैं पृथ्वीराज चौहान कहाँ का राजा होता था, अजमेर का राजा होता था। ये कहाँ चले गए थे, बाद में अजमेर चले गए थे। इसीलिए HSSC ने पूछा था पृथ्वीराज चौहान कहाँ का राजा होता था, अजमेर का राजा होता था। गुजरात से ये कहाँ चले गए थे बेटा, अजमेर चले गए थे। इसीलिए पूछा जाता है पृथ्वीराज चौहान कहाँ का राजा होता था, अजमेर का राजा होता था। याद रह जाएगा ना। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ, 1166 में। मृत्यु कब हुई, 1192। पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, माता का नाम कपूरा देवी, भाई का नाम हरिराज चौहान। जन्म कहां पर हुआ, गुजरात में हुआ। फिर कहां चले गए,
अजमेर में चले गए। अब क्या होता है बेटा, कहते हैं 1177 ईस्वी में ना, कब की बात है, 1177 ईस्वी की इनके पिता सोमेश्वर चौहान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। सोमेश्वर चौहान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लिख लो 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1176 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के पिता, हाँ 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान की क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है। सोमेश्वर चौहान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब हुई थी, 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे ना, उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। अब पृथ्वीराज चौहान कितने वर्ष का रहा होगा इस टाइम, 11 वर्ष का लड़का क्या बनता है, राजा बनता है। तो इनका शासनकाल कई किताबें 1177 से 1192 बताती है और कई किताबें 1178 से 1100 क्या बताती है, 92 बताती है। हो सकता है पिता की मृत्यु के कुछ टाइम बाद ये राजा बने, दोनों में से एक आएगा। तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म तो रहेगा 66 से 92, मृत्यु 92, और शासनकाल कब से कब तक है, 1177 से 1192 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान क्या रहे थे, राजा रहे थे। 1177 से 1192 तक कौन राजा रहे थे, 77-78 कर लेना बेटा, कई बार 77 के आगे 78 लगा लेना, कई बार वो भी पूछ लिया जाता है। 77-78 से लेकर 1192 ईस्वी तक कौन राजा रहे थे, पृथ्वीराज चौहान राजा रहे थे। 1177-78 से लेकर 1192 ईस्वी तक। एक इतिहासकार लिखते हैं कि ये स्टार्टिंग में ना 11 साल का लड़का सही से शासन नहीं कर सकता, तो रियल में ना इन्होंने जो शासन काल है ना, इनकी पहले माँ करती थी, शासन की रियल बागडोर इन्होंने 1180 ईस्वी में संभाली थी। तो इतिहासकारों के अनुसार लिख लो, इतिहासकारों के अनुसार इन्होंने सत्ता की बागडोर रियल में या वास्तविक रूप से कब संभाली थी, तो 1180 ईस्वी में। लिख लो, इतिहासकारों के अनुसार इन्होंने सत्ता की वास्तविक बागडोर कब संभाली थी, तो इतिहासकारों के अनुसार इन्होंने सत्ता की वास्तविक बागडोर कब संभाली थी, तब कब संभाली थी बेटा, 1180 में संभाली थी। राजा वैसे 1177-78 में बन गए थे, और सत्ता की वास्तविक बागडोर कब संभाली थी, 1180 ईस्वी में संभाली थी। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान के ना कुछ मैं काम बता देता हूं। एक तो 80 में इन्होंने कौन सा किला बनाया, आसीरगढ़ का किला। 80 में कौन सा किला बनाया बेटा, आसीरगढ़ का किला बनाया। लिख लो, पृथ्वीराज चौहान ने 80 में कौन सा किला बनाया था बेटा, आसीरगढ़ का किला बनाया था। पृथ्वीराज चौहान ने 80 में कौन सा किला बनाया, आसीरगढ़ का किला। आज ही पढ़ा बेटा, इस किले को क्या कहा जाता था, तलवारों का किला कहा जाता था। पेपर में आया किस शताब्दी में बनवाया, ये आ चुका है बेटा। आसीरगढ़ का किला किस शताब्दी में बना था, 12वीं शताब्दी में बना था। लिख लो, आसीरगढ़ का किला किस शताब्दी में बना था, 12वीं शताब्दी में बना था। ठीक है, और आसीरगढ़ का किला किस शताब्दी में बना बेटा, 12वीं शताब्दी। एक जगह है तोसाम, कहां पर है बेटा ये जगह, तोसाम कहां पर है, भिवानी। तोसाम भिवानी को ना, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की 12 बरी, पृथ्वीराज चौहान की 12 बरी बोलते हैं बेटा कचहरी को। लिख लो, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी किसे कहा जाता है, तोसाम भिवानी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, पृथ्वीराज चौहान की 12 बरी या कचहरी किसे कहते हैं, तोसाम भिवानी को। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी या 12 बरी किसे कहते हैं, तोसाम भिवानी को कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान की 12 बरी या पृथ्वीराज चौहान की कचहरी किसे कहते हैं, तोसाम भिवानी को। पृथ्वीराज चौहान की क्या कहा जाता है, कचहरी कहा जाता है। लिख लो, तोसाम भिवानी को
पृथ्वीराज चौहान की क्या कहा जाता है? कचेरी कहा जाता है। तोसाम भिवानी को पृथ्वीराज चौहान की क्या बोलते हैं हमें? कचेरी। तो पृथ्वीराज चौहान की कचेरी कौन सी रहेगी बेटा? तोसाम। तोसाम भिवानी को पृथ्वीराज चौहान की हम क्या बोलते हैं? कचेरी बोलते हैं। पृथ्वीराज चौहान की कचेरी किसे बोला जाता है? तोसाम भिवानी को पृथ्वीराज चौहान की हम क्या बोलते हैं? कचेरी बोलते हैं। याद रह जाएगा ना। तोसाम भिवानी को पृथ्वीराज चौहान की क्या बोला जाता है? कचेरी बोला जाता है। और पृथ्वीराज चौहान ने, लिख लो, 12वीं शताब्दी में गोहाना के किले का निर्माण करवाया। गोहाना के किले का निर्माण करवाया। लिख लो, पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में कौन से किले का निर्माण करवाया? गोहाना के किले का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में कौन से किले का निर्माण करवाया बेटा? गोहाना के किले का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में कौन से किले का निर्माण करवाया बेटा? गोहाना के किले का निर्माण करवाया। और गोहाना का किला कहां पर है बेटा? सोनीपत में है। कहां पर है? सोनीपत में। पेपर में आया था। जो पीर जमाल की दरगाह कहां पर है? गोहाना सोनीपत में। पीर जमाल की दरगाह, पीर जमाल की दरगाह कहां पर रहेगी? गोहाना सोनीपत में रहेगी। ये क्वेश्चन आ चुका है। पीर जमाल की दरगाह हरियाणा में कहां पर रहेगी? गोहाना सोनीपत में रहेगी। पीर जमाल की दरगाह हरियाणा में कहां पर रहेगी? गोहाना सोनीपत में रहेगी। अभी गोहाना है ना, घोषणा कर दी गई है। गोहाना हरियाणा का कौन सा जिला बनेगा? 23वां जिला बनेगा। लिख लो, गोहाना का 23वां जिला बनने की क्या कर दी गई है? घोषणा कर दी गई है। गोहाना कौन सा मतलब जिला बनेगा? हरियाणा का 23वां जिला बनेगा। तो शाम की बराबरी को क्या कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान की कचेरी कहा जाता है। तो शाम की बराबरी को क्या कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान की कचेरी कहते हैं। ठीक है। और यहाँ तो शाम भिवानी से मैंने आपको बताया था, हरियाणा का जो सबसे पुराना मंदिर है ना, वो कहाँ से मिला था? तो शाम भिवानी। किस भगवान का मंदिर था? भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण का क्या था? मंदिर था। तोमर वंश के इतिहास की जानकारी कौन सी पुस्तक देती है? यश तिलक चंपू। तोमर वंश के इष्ट देवता कौन थे? भगवान सूर्य देव शनि महाराज उनके क्या होते थे? इष्ट देवता होते थे। याद रह जाएगा ना। ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान ने कौन कौन से किले बनाए? गोहाना का किला, आसीरगढ़ का किला। दोनों किले किस शताब्दी में थे? 12वीं। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया बेटा, गोहाना विद्रोह किस शासक के टाइम में हुआ? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। बच्चे है ना, पृथ्वीराज चौहान कर देंगे। गोहाना विद्रोह लिख लो, फिरोज शाह तुगलक के समय में कौन सा विद्रोह हुआ था? गोहाना विद्रोह हुआ था। लिख लो, गोहाना विद्रोह किस राजा के टाइम में हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। गोहाना विद्रोह किस राजा के टाइम में हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के समय में। हरियाणा में कौन सा विद्रोह हुआ था बेटा? गोहाना विद्रोह हुआ था। किस राजा के टाइम में हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के समय में। हरियाणा में कौन सा विद्रोह हुआ था? गोहाना विद्रोह हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के समय में हरियाणा में कौन सा विद्रोह हुआ था? गोहाना विद्रोह हुआ। किस राजा के टाइम में हुआ था बेटा? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में कौन सा विद्रोह हुआ था? गोहाना। गोहाना कहां पर है? सोनीपत में है। किले का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान। विद्रोह किसके टाइम में हुआ? फिरोज शाह तुगलक। सुनना, एक बार सुन लो क्या हुआ। कहते हैं गोहाना में है ना, मतलब हिंदू लोग ज्यादा रहते थे, तो यहाँ पर मंदिर ज्यादा थे। तो हिंदू मंदिरों में पंडित लोग क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने उन सभी हिंदू मंदिरों के पंडितों के क्या कटवा दिए थे? हाथ कटवा दिए थे, क्योंकि वो फिरोज शाह तुगलक एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। और जो हमारा एरिया है ना मेवात, वहां के लोगों को सबसे ज्यादा मुसलमान किसने बनाया था? फिरोज शाह
तुगलक ने जबरदस्ती लोगों को क्या बनाया था, मुसलमान बनाया था। तो फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा मुसलमान था जिसकी माँ हिंदू होती थी। फिरोज शाह तुगलक की माँ क्या होती थी बेटा, हिंदू होती थी। ऐसा मुसलमान था जो किसकी गर्भ से जिसने जन्म लिया था, हिंदू माँ के गर्भ से जन्म लिया। फिर भी है ना, इसने हिंदुओं पर क्या किए थे, अत्याचार किए थे। ठीक है, तो जो गोहाना है ना, इसे पुराने टाइम में गवन गोहाना के नाम से जाना जाता था। ये पुराना नाम भी आया था गवन गोहाना, लिख लो। गोहाना का पुराना नाम क्या होता था, गवन गोहाना के नाम से जाना जाता था। पुराने समय में गोहाना को किस नाम से जाना जाता था बेटा, गवन गोहाना के नाम से जाना जाता था। लिख लो, पुराने समय में हम गोहाना को किस नाम से जानते थे, तो पुराने समय में हम गोहाना को गवन गोहाना के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे बेटा, गवन गोहाना के नाम से हम किसको जानते थे, गोहाना को जानते थे। याद रह जाएगा ना। तो पृथ्वीराज चौहान है ना, ये मतलब है ना, ये क्वेश्चन आता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक था। अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक था। अंतिम हिंदू शासक नहीं लिखा बेटा मैंने, अंतिम क्या लिखा है, शक्तिशाली। अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद्र विक्रमादित्य, दोनों लिख लो। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन होता था, हेमचंद्र विक्रमादित्य होता था। ठीक है, जो कहां से होता था, हरियाणा के रेवाड़ी से होता था। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक तो हेमू था, लेकिन अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक कौन होता था, पृथ्वीराज चौहान होता था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक कौन होता था, तो अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक कौन होता था, पृथ्वीराज चौहान होता था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक कौन होता था बेटा, पृथ्वीराज चौहान अंतिम क्या होता था, शक्तिशाली हिंदू शासक था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक कौन होता था, पृथ्वीराज चौहान होता था। अंतिम शासक पूछे तो कौन होता था, हेमचंद्र विक्रमादित्य होता था। हेमू कहाँ का राजा होता था, रेवाड़ी का राजा कौन होता था, हेमू होता था। हेमू कहाँ का राजा होता था बेटा, और हेमू है ना 14वां वह अंतिम विक्रमादित्य था। हेमू कौन सा विक्रमादित्य था, 14वां वह अंतिम विक्रमादित्य कौन होता था बेटा, हेमू होता था। भारतीय इतिहास में आज तक कितने विक्रमादित्य हुए हैं, 14 विक्रमादित्य हुए हैं, और 14वां वह अंतिम विक्रमादित्य कौन होता था, हेमू होता था। हेमू कहाँ का राजा होता था, रेवाड़ी का शासक होता था। याद रह जाएगा ना, यहां तक कोई डाउट है क्या। पृथ्वीराज चौहान ने कौन से किलों का निर्माण कराया, गोहाना के किले का और आंसी के किले का। आंसी का किले में आसईरगढ़ का किला रहेगा, जिसे तलवारों का किला कहा जाता है, और गोहाना है ना, यहाँ पर विद्रोह हुआ था फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। अब बेटा क्या हुआ, मोहम्मद जो पृथ्वीराज चौहान है ना, इसके टाइम में एक आक्रमणकारी आएगा, मोहम्मद गोरी आएगा। कौन आएगा, मोहम्मद गोरी आएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ये मोहम्मद गोरी है ना, इसका इतिहास भी पढ़ेंगे। ये कहां का राजा होता था, गोर का राजा होता था। कहां का राजा होता था बेटा, गोर का राजा होता था। और जो गोर प्रांत है ना, लिख लो, गोर प्रांत किसी समय महमूद गजनवी के अधीन होता था। लिख लो, गोर प्रांत किसी समय में महमूद गजनवी के अधीन होता था। लिख लो, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक होता था, तो मोहम्मद गोरी गोर का शासक होता था। और जो गोर प्रांत है ना, वो किसी समय में किसके अधीन होता था, महमूद गजनवी के अधीन होता था। लिख लो, गोर प्रांत किसी समय में किसके अधीन होता था, महमूद गजनवी के अधीन होता था। गोर प्रांत किसके अधीन होता था बेटा, महमूद गजनवी के अधीन। कौन सा प्रांत होता था,
गौर प्रांत होता था। तो महमूद गजनवी कहाँ का राजा होता था? महमूद गजनवी गौर का नहीं था, ठीक है, वो गजनी का शासक था। लेकिन मोहम्मद गोरी कहाँ का राजा होता था? गौर का राजा होता था। और जो गौर है वो किसके अधीन होता था? देखो मैं दोबारा बताता हूं, महमूद गजनवी कहाँ का, ये तो पढ़ा हुआ है हमने, कहाँ का शासक था? गजनी का, ठीक है। और जो मोहम्मद गोरी कहाँ का राजा था? गौर का। तो ये गौर प्रांत किसके अधीन होता था? महमूद गजनवी के अधीन होता था। दूसरे शब्दों में मैं कहूं ना तो ये गौर प्रांत है ना, ये गजनी के क्या होता था? अधीन होता था। गौर प्रांत किसके अधीन होता था? गजनी के अधीन होता था। और मोहम्मद गोरी है ना बेटा, इसने भारत पर कई आक्रमण किए थे, ठीक है। और ये मतलब महमूद गजनवी तो मैंने बताया था कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। महमूद गजनवी कभी हारा नहीं था। लेकिन मोहम्मद गोरी है ना, ये बहुत बार भारत में जीता भी और बहुत बार भारत में हारा भी था, ठीक है। तो ये है ना, ये महमूद गजनवी है ना, ठीक है, इसके अधीन कौन सा प्रांत होता था? गौर। तो ये गौर वाले किसके अधीन होते थे? महमूद गजनवी के क्या होते थे? अधीन होते थे, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, ये जो मोहम्मद गोरी है ना, इसने कहते हैं भारत के इतिहास को पढ़ा। इसने किसके इतिहास को पढ़ा? भारत के इतिहास को पढ़ा। और जब ये भारत के इतिहास को पढ़ रहा था ना, तो इसको पता चला कि महमूद ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? 17 बार, और वह कभी हारा नहीं है। तो इसी इतिहास को पढ़ने के बाद है ना, मोहम्मद गोरी ने कहां पर आक्रमण करने की योजना बनाई? भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई, ठीक है। ये सारा इतिहास पढ़ करना, मोहम्मद गोरी ने कहां पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी बेटा? भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। याद रह जाएगा ना, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी कहां का शासक था? गौर का। और गौर किसके अधीन होता था? महमूद गजनवी के या गजनी के अधीन होता था। ये है ना, मैं बताऊंगा मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम मोहम्मद गोरी नहीं था, ठीक है। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम कौन था? सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम कौन था? मुइनुद्दीन मोहम्मद गोरी कौन था? ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, सबसे पहले हमने कौन सा वंश पढ़ा था बेटा? वर्धन वंश पढ़ा। कौन सा वंश पढ़ा था? वर्धन वंश पढ़ा। वर्धन वंश के बाद कौन सा वंश पढ़ा हमने? गुज्जर प्रतिहार वंश पढ़ा। गुज्जर प्रतिहार वंश पढ़ने के बाद हमने कौन सा वंश पढ़ा? तोमर वंश पढ़ा। कौन सा वंश पढ़ा? तोमर वंश पढ़ा। तोमर वंश पढ़ने के बाद हमने कौन सा वंश पढ़ा? चौहान वंश पढ़ा। और चौहान वंश के बाद हमने ना, ठीक है, कौन सी सल्तनत शुरू होगी? दिल्ली सल्तनत शुरू होगी। तो ये है ना, वंश का ना जो सीक्वेंस है ना, वो आपको आगामी एग्जाम में याद करना है कि कौन सा वंश किस टाइम पर आया था, ठीक है। सबसे पहले कौन सा वंश पढ़ा था? वर्धन वंश पढ़ा। वर्धन वंश का ना बेटा एक ही राजा इंपॉर्टेंट है वैसे तो, महाराजा हर्षवर्धन, जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। एक आता है पुष्यभूति से। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्यभूति को हरियाणा में, वंश को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, वर्धन वंश को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी देती है बाण भट्ट की हर्षचरित्र जानकारी देती है, हवेन स्वांग की सीयू की जानकारी देती है, महाराजा हर्षवर्धन की रत्नावली, नागानंद प्रियदर्शी का जानकारी देती है, कल्लण की राजतरंगिणी जानकारी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा जानकारी ऐहोल अभिलेख भी देता है। और जो महाराजा हर्षवर्धन ने उत्तर प्रदेश के शहजादपुर में एक अभिलेख लिखाया जिसका नाम था बांसखेड़ा अभिलेख, वो अभिलेख बताता है इस वंश का एक राजा नरवर्धन होता था जिसने बर्जनी से शादी की, उसका बेटा हुआ राज्यवर्धन सेकंड, उसने अप्सरा से शादी की, उसका बेटा हुआ आदित्यवर्धन जिसने महासेन गुप्ता से शादी की, उसका राजा था बेटा था प्रभाकर वर्धन जिसने यशोमती माँ से शादी की। और प्रभाकर वर्धन और माँ यशोमती, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सती होती है, इसकी जानकारी बाण भट्ट की हर्षचरित्र देती है। प्रभाकर वर्धन और माता यशोमती और प्रभाकर वर्धन के कितनी संतान थी? 3 संतान थी। एक राजश्री थी, एक राज्यवर्धन सेकंड था, एक महाराजा हर्षवर्धन था।
तो इस वंश का पहला प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन था। 580 से लेकर 605 तक राजा रहा। उसके टाइम में हुणों ने भी आक्रमण किया, उसने हुणों को हराया। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, परमार भट्ट की उसने उपाधि धारण की थी। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। प्रभाकर वर्धन के बाद है ना, इस वंश में वो विद्रोह हुआ था, थानेसर में भेज दिया राज्यवर्धन सेकंड को। वो आया तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, यशोमती माँ सती हो गई, तो वो 605 से 606 तक गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते उसे पता चला कि जो ग्रे बर्मा है ना, उसका बहनोई राजश्री का पति जो कन्नौज का राजा होता था, यूपी बिहार का राजा होता था, उसको देवगुप्त ने मार दिया। तो उसने देवगुप्त पर आक्रमण किया, देवगुप्त को मार दिया। फिर पश्चिम बंगाल के शशांक ने धोखे से उसको घर बुलाकर मार दिया। अब बच गया महाराजा हर्षवर्धन, बच गया। शशांक शैव धर्म को मानता था, गौड़ वंश का शासक था, बोधि वृक्ष भी उसने कटवाया था। महाराजा हर्षवर्धन के जन्म 590 में हुआ, 606 में गद्दी पर बैठे। गद्दी पर बैठते ही थानेसर को 7वीं शताब्दी में राजधानी बनाया। दूसरी राजधानी कौन सी थी? कन्नौज, जिसकी गद्दी पर अपनी बहन राजश्री को बिठा दिया था। पढ़ा था इतना। 612 में शीलादित्य देवपुत्र की उपाधि धारण की। 629 में हवेन स्वांग आया, हरियाणा में हवेन स्वांग 634 में आया। 634 से 635 में महाराजा हर्षवर्धन को चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय ने हरा दिया। और हवेन स्वांग को नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, और पुस्तक पूछे तो CU की थी। और इसे क्या कहते हैं, जो आधुनिक भारत का शाक्य मुनि कहते हैं। 644 तक वह हरियाणा में रहा था और 647 में महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। इसके बाद आया गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश का वैसे संस्थापक हरिश्चंद्र था, लेकिन हरियाणा में इसका प्रतापी राजा नागभट्ट सेकंड था। और इस वंश का एक राजा था मिहिर भोज, जिसके टाइम में पेहवा में घोड़ों का व्यापार होता था। वह 836 से लेकर 885 तक राजा रहा। 882 में इसका कौन सा अभिलेख मिला? पेहवा। तो ये अपने बेटे का नाम क्या था? महेंद्रपाल को गद्दी पर, नागभट्ट ने धर्मपाल को हराया, इसने अपने बेटे महेंद्रपाल को गद्दी पर बिठा दिया। उसके टाइम भी 905 में एक पेहवा अभिलेख मिलता है, जो मंदिरों के बारे में जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? पेहवा अभिलेख। याद रह जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है? आज के लिए बहुत है। थैंक यू।